दोस्तों, अगर आपको आज इस वक्त अगर एक नया कैमरा खरीदना है तो वो कैमरा कौन सा होना चाहिए, कौन सा कैमरा आपके लिए आइडियल रहेगा और किस तरह की कैमरा बॉडी की आपको ज़रूरत है। अब आज मैं बात करूंगा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनको सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए कैमरा चाहिए होता है, कुछ को वीडियोज़ के लिए कैमरा चाहिए होता है और कोई जो है वो दोनों काम करते हैं, यानी कि फ़ोटोग्राफी भी करते हैं एंड वीडियोग्राफी भी। बट कन्फ्यूजन ये होता है कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे हम सही कैमरा को सेलेक्ट करें और कौन से कैमरा जो है आज की डेट में बेस्ट अवेलेबल है हमारे लिए। तो इसके बारे में आज कुछ बात करेंगे, तो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, कोई भी जो कैमरा है ना, वो ना तो आइडियल होता है, ना ही परफेक्ट होता है, ना ही जो है वो एक बेस्ट कैमरा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पहले अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा कि भाई एक कैमरा हमको खरीदना है वो सबसे अच्छा ही होना चाहिए। कैमरा जब भी आप खरीदें दोस्तों, तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर जो लेटेस्ट कैमरा उसके बारे में बात कर लेंगे, भाई क्या है, क्या ठीक नहीं है, और ताकि आप लोगों को अगर कैमरा खरीदना है तो एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि कभी भी हम जब कैमरा खरीदते हैं तो हमको ये सोच के नहीं खरीदना चाहिए कि ये जो है कैमरा लेटेस्ट है तो ये बेस्ट होगा। अगर आप कोई 2 साल पुरानी बॉडी भी ले रहे हैं तो वो कैमरा भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, या 3 साल पुरानी बॉडी भी ले रहे हैं तो वो आपके लिए कैमरा बेस्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़ हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह की फ़ोटोग्राफी करते हैं और आगे 2-3 साल का हमारा प्लानिंग क्या है हमारी फ़ोटोग्राफी को लेके। तो अगर आपका प्लान 3 साल का है कम से कम, क्योंकि हम कोई भी कैमरा लेते हैं तो भैया बहुत सारा पैसा खर्च होता है और उस कैमरे को हमको कम से कम 3 ईयर्स तो यूज़ करना ही चाहिए। तो आपकी जो सोच है इस हिसाब से होनी चाहिए कि 3 साल मुझे कैमरा बॉडी लेनी है। अब बात आती है कि फ़ीचर्स की, तो फ़ीचर्स आपको क्या चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कि लेटेस्ट कैमरा कौन सा है और सबसे महंगा कैमरा कौन सा है, या फलाना फोटोग्राफर कौन सा कैमरा यूज़ करता है, ढिमका फोटोग्राफर कौन सा कैमरा यूज़ करता है। तो ये आपको जो है ना, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कितना जो है कैमरा में मेगापिक्सल्स चाहिए। अब मेगापिक्सल्स को लेके ना बहुत सारी कंपनियां मार्केटिंग करती हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारी है इंपॉर्टेंट कि लो लाइट फीचर आपको कैसा चाहिए। तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो उसकी स्पीड कितनी है, कैमरा कितने फ्रेम्स पर सेकंड कैमरा शूट कर सकता है। उसके बाद चौथी चीज़ निकल के आती है कि उसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ क्या है। उसके बाद अगर पांचवी चीज़ निकल के आती है तो वो निकल के आती है कि भाई उस कैमरा का जो है ग्रिप कैसा है, उस कैमरा की बैटरी लाइफ कैसी है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए कि आपको किस तरह का कैमरा लेना है। उसके बाद आज के टाइम में एक और बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि भाई हम मिररलेस लें या फिर हम DSLR कैमरा पे जाएँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ कि चाहे DSLR कैमरा हो या मिररलेस कैमरा हो, कैमरा की जो इमेज क्वालिटी है वो सेम ही होती है। कैमरा की इमेज क्वालिटी मोस्टली डिपेंड करती है कि आप किस तरह के लेंसेज यूज़ कर रहे हैं और किस तरह के आपके फोटोग्राफी के स्किल्स हैं। तो ये चीज़ें जो है ना दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या होता है कि मेगापिक्सल्स की बात करें तो आज की डेट में अगर आपके पास में 20 मेगापिक्सल से लेकर 30 मेगापिक्सल तक का कैमरा है, वो काफ़ी इनफ होता है 90% जॉब्स के लिए। ठीक है, अब अगर 30 मेगापिक्सल से आपको ऊपर जाना है तो वो उन फोटोग्राफर्स को ध्यान रखना चाहिए जो लोग प्रिंट्स बनाते हैं, यानी कि एनलार्जमेंट्स बनाते हैं, प्रिंटिंग करते हैं बड़े साइज़ के अंदर। तो उनके लिए कैमरा जो है वो फिर हायर मेगापिक्सल का थोड़ा ठीक रहेगा। या बहुत सारी क्रॉपिंग करते हैं जो लोग फोटोग्राफर, शूट के अंदर काफ़ी पिक्चर को क्रॉप करते हैं फाइनल इमेज बनाने के लिए, तो उनके लिए हायर मेगापिक्सल कैमरा ठीक रहेगा। अब यहाँ पर होता ही है कि आप देखेंगे 24 मेगापिक्सल का कैमरा और एक आप कैमरा देखेंगे अबव 40 मेगापिक्सल का, तो वहाँ पर जो प्राइसिंग में है वो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है कई कैमरा मॉडल्स में। तो ये कंपनी का जो भी कंपनीज कैमरा बनाती हैं वो बहुत ही स्मार्ट होती हैं, वो आपको अच्छे से ट्रैप करती हैं, उनको मालूम है कि कहाँ से कितना पैसा निकलवाना है आपसे। तो आप इस लड़ाई में, कंपनी तो हमेशा ये कह के मार्केट करती है कि भाई ये कैमरा बेस्ट है, ये खरीद लेंगे तो इससे अच्छी पिक्चर तो आपको मिलेगी नहीं, बस इस कैमरा में बेस्ट पिक्चर आती है। बट ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि आपकी फोटोग्राफी स्किल्स कैसे हैं, आप कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं और आपकी टेक्निक क्या है फोटोग्राफी करते वक्त, तो ये चीज़ मैटर करती है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर 1-1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है एक 24 मेगापिक्सल के कैमरा में और एक 42 या 45 मेगापिक्सल के कैमरा में, तो ये डिफरेंस काफ़ी सारा है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पर आप अच्छा खासा, उतना जो 1.5 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, बहुत अच्छा उसमें ग्लास, यानी कि बहुत अच्छा आप एक लेंस खरीद सकते हैं वहाँ पे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका 24 से 30 मेगापिक्सल में काम चल जाता है तो वाई टू वेस्ट मनी ऑन 42 मेगापिक्सल कैमरा और 50 मेगा और 61 मेगापिक्सल कैमरा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप फोटो शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आप हमेशा लो लाइट में शूट करते हैं या ज़्यादातर फोटो शूट आपके जो है डे लाइट में या नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में होते हैं। अगर नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में होते हैं तो फिर आपके लिए कोई भी एक ठीक ठाक कैमरा बॉडी आपके लिए चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपका लो लाइट क्राइटेरिया है कि जहाँ पर आप काफ़ी सारा काम लो लाइट में करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से कैमरा के अंदर उसका ISO रेंज कितना है। तो जहाँ पर उसका लो लाइट फीचर की जो
कैपेबिलिटीज़ हैं अगर वो अच्छी हैं तो फिर वो कैमरा आपके लिए ठीक रहेगा। अगर वो फिर महंगा भी आ रहा है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन अगर ठीक-ठाक है, आपका 90% काम आपका डे लाइट में होता है या नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन में 10 to 15% काम ही आपका थोड़ा लो लाइट में होता है, तो फिर आपको लो लाइट वाले कैमरा के ऊपर ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारा 2-2 लाख, 1-1 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है कैमरा बॉडीज़ के अंदर। उसी तरह आपको ये सोचना है कि क्या आपको फ़ोटोग्राफी के लिए और वीडियोग्राफी दोनों के लिए कैमरा चाहिए, या सिर्फ आपका क्राइटेरिया फ़ोटोग्राफी का है या ओनली वीडियोग्राफी का। तो अगर आप सिर्फ फ़ोटोग्राफी के लिए सोच रहे हैं कैमरा खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको देखना है कि भाई उसमें इन टर्म्स ऑफ फ़ोटोग्राफी क्या-क्या फीचर्स जो मैंने आपको बता दिए कि भाई कितने मेगापिक्सल का है, उसकी आईएसओ रेंज क्या है, उसकी फ्रेम्स पर सेकंड स्पीड क्या है, उसके अंदर जो है लेंस की कंपैटिबिलिटी क्या-क्या है, क्या थर्ड पार्टी उसमें लेंस लग जाते हैं या नहीं लग जाते हैं, अगर नहीं लगते हैं तो जो उसके लेंस की कॉस्टिंग है वो आपको कितनी पड़ रही है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों, कैमरा तो एक बेसिक डिवाइस है, लेकिन लेंसेज असली चीज़ है, असली खेल लेंसेज का होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप 2.8 लेंसेज जो हैं या 1.8 लेंसेज हैं या प्राइम लेंसेज हैं या वाइड एंगल जूम जो है 2.8 लेंसेज हैं, या आप देखेंगे कि 1.4 1.2 लेंसेज हैं, वो लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छी पिक्चर्स को अचीव करने के लिए। तो ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बैठाने पड़ेंगे कि भाई आपका कितना आ रहा है, एंड लास्ट में आपको देखना है कि उसकी बैटरी लाइफ कैसी है और उठाने में ग्रिप, आप उसकी ग्रिप कैसी आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो ये मैं आपको मोटी-मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, कैमरा खरीदने से पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपका क्राइटेरिया ओनली वीडियोग्राफी का है, तो वहाँ पर आप देखिए क्या आपका 8 बिट में काम चल जाता है, 8 बिट 422 जो कॉन्फ़िगरेशन उसमें काम चल जाता है, या आपको 10 बिट 422 चाहिए। अगर आपको, अब इसमें फ़र्क ऐसा होता है कि भैया 8 बिट और 10 बिट में, मैं एक छोटी सी मोटी सी बात बताता हूँ कि 10 बिट 8 बिट मतलब आपके जो RGB का लेवल्स है वो आपको 256 मिलता है, और जो 10 बिट है वहाँ आपको 1000 के ऊपर, यानी कि 1056 ऐसा कुछ नंबर, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, बट यू विल गेट मोर कलर्स इन 10 बिट 422। तो अगर आपको 10 बिट का चाहिए तो वहाँ पर आपको कलर ग्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलती है, आपको कलर्स बहुत रिच मिलेंगे, आपको कलर्स जो है उसके अंदर, आपको जब आप कलर ग्रेड करते हो, जब आप एडिटिंग पे लेकर आते हो उस फुटेज को, तो वहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो उस फुटेज के अंदर। जैसे ऑल इंट्रा फीचर है वो है कि नहीं आपके वीडियो के अंदर, या फिर आप उसके ऑटो फोकसिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या आप ऑटो फोकस आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वीडियो शूट करते वक्त, या आप मैनुअल फोकस के साथ में ही कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों बहुत सारा फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, जैसे आप सोनी का कैमरा लेंगे A7 III फॉर एग्जांपल, तो उसकी ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप एक पैनासोनिक GH5 का कैमरा लेते हैं तो वहाँ पर आपको सेम उससे बेटर आपको वीडियो कैपेबिलिटीज़ मिलेंगी, लेकिन वहाँ पे ऑटो फोकस की जो फीचर है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहाँ पर सब कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस फीचर है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ता है। बट इफ़ यू आर हैप्पी विद मैनुअल वीडियोज़ के अंदर आप खुश हैं मैनुअली करने में, तो वहाँ पर प्राइसिंग का जो है डिफरेंस वो बहुत बड़ा आ जाता है दोस्तों, लेंस का भी प्राइस का भी, तो आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। सो ओवरऑल दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी सारा रिसर्च, आपको काफ़ी सारा होमवर्क करना चाहिए जब आप कोई भी कैमरा बॉडी या लेंस खरीदते हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपका क्राइटेरिया फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, या फिर आप जो है दोनों चीज़ करना चाहते हैं। अगर आपको दोनों चीज़ देखनी है तो यहाँ पर आपको फिर दोनों जो है फीचर्स देखने पड़ेंगे कि फोटोग्राफी के फीचर्स क्या हैं, या फिर आपके क्या बोलते हैं वीडियोग्राफी के फीचर्स क्या हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आज की डेट में अगर आपको कैमरा खरीदना है तो कौन से कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो भाई आप एक मोटा तौर पे अगर हम नज़र डालें तो आज आप देखोगे कि कैमरा अभी कल परसों ही रिलीज़ हुआ है निकॉन का Z6 II एंड Z7 II। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों कैमरा आज की तारीख में लेटेस्ट है निकॉन के अंदर। तो अब यहाँ पर कोई बहुत उन्होंने चेंजेस नहीं किए हैं, यहाँ पर कुछ फीचर्स उन्होंने डाले हैं, जैसे कि 4K 60 डाल दिया उन्होंने, जो कि एक अच्छा फीचर है। बट इस तरह के फीचर्स बहुत सारे पहले कैमरास में आ चुके हैं। पैनासोनिक GH5 में 3 साल पहले ये फीचर आ गया था, कुछ उन्होंने नया चेंज नहीं किया है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये दो कैमरा खरीदें, बट ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि दो कैमरा आ चुके हैं मार्केट में। आप चाहें तो निकॉन का Z6 या Z7 पुराना वाला मॉडल भी खरीद सकते हैं अगर आपके क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं है तो। उसके अलावा हम आगे बढ़ें तो अभी एक बिगनर लेवल का हम कैमरा देखें तो कैनन M50 Mark II अभी रिलीज़ हुआ है, वो भी 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, प्राइसिंग 10,000 रुपये ज़्यादा बढ़ा दी है कैनन M50 से, बिकॉज इट्स अ Mark II। बट मैं उसे बोलूँगा एक छोटा सा फर्मवेयर अपग्रेड ही है कि भाई आप उसमें 4K शूट कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो है एक वर्टिकल, आप यूट्यूब के लिए, सोशल मीडिया के लिए आप थोड़े वीडियोज़ बना सकते हो वहाँ पे, इंस्टाग्राम के लिए। वो एक तो फीचर डाले उन्होंने, और थोड़ा सा आई फोकस का कैपेबिलिटीज़ है वो थोड़ा सा इंप्रूव किया है। बाकी कोई इसमें मेजर चेंजेस नहीं है। तो आई विल से इट्स अ फर्मवेयर अपग्रेड, नॉट द न्यू मॉडल। बट वही चीज़ है कि बॉटल वही है, लेकिन क्या कहते हैं, कहावत है ना, शराब वही है, बॉटल नहीं बना के उसको बेचा जा रहा है। तो वो चीज़ है। तो ये सब कंपनी स्मार्ट होती हैं आपसे पैसा निकालने के लिए, लेकिन आपको क्या लेना है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें कुछ नए कैमरा की इस साल 2020 में, तो फ्यूजी का X-T4 एक बहुत ही आइडियल कैमरा है मेरे हिसाब से। फुल फ्रेम नहीं है,
कोई बात नहीं, बट इट्स अ परफेक्ट हाइब्रिड कैमरा जहाँ पर आपको फोटोग्राफी की फ़ोटोज़ के लिए काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ मिल रही हैं। एट द सेम टाइम आपको वीडियो के फीचर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, फ्लिप स्क्रीन मिल रहा है। अब थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि अगर आप 4K 60 पे शूट करते हो तो कई बार जो है आधे घंटे में या कुछ ऐसा टाइम है कि बाद 25-30 मिनट के बाद अगर आप कंटिन्यूअसली शूट करें थोड़ा-सा ओवरहीट होता है। बट ओवरऑल देखेंगे तो उसका कलर साइंस बहुत अच्छा है, पिक्चर्स आपको कलर्स बहुत नेचुरल मिल रहे हैं उसके अंदर। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, सही प्राइस के अंदर है। माइनस फीचर ये लगा कि मुझे उसके अंदर कुछ भी जो है फुल फ्रेम नहीं है, वो एक थोड़ा-सा माइनस फीचर है, बट अदरवाइज़ दैट कैमरा इज़ परफेक्ट। उसके बाद हम बात करें और नए कैमरा की, इस साल तो अभी सोनी का A7S III आया। अभी A7S III बेसिकली वीडियो सेंट्रिक कैमरा है। अगर आपका क्राइटेरिया ओनली वीडियो शूट करने का है और वो भी हाईली प्रोफेशनल लेवल पे, तो फिर इस कैमरा के अंदर आप पैसे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेगापिक्सल जो है फोटोग्राफी के वो खाली 12 ही मिल रहे हैं। तो आप एक सोशल मीडिया का टाइप की फोटोग्राफी या छोटी मोटी इंस्टाग्राम टाइप की फोटोग्राफी इस कैमरा पे कर पाएंगे, बट आप प्रोफेशनली शूट नहीं कर पाएंगे। बट ये जो कैमरा है ये उन लोगों को ध्यान में रख के बनाया जो कि सिर्फ वीडियोज़ का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको HDMI आउटपुट के साथ आपको 16 बिट रॉ शूट कर पाओगे, 422 आपको 10 बिट 422 मिल जाएगा, आपको इंटरनली आप इसमें शूट कर पाओगे। लो लाइट कैपेबिलिटीज़ आर ऑसम इन दिस कैमरा। तो यहाँ पर आप लो लाइट के अंदर आप शूट करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 4K 120 FPS आप शूट कर सकते हो, तो स्लो मोशन भी आपको बहुत ही बटरी और 4K फुटेज के साथ में मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं इस कैमरा के जो इस कैमरा को एक बहुत ही एक्सीलेंट कैमरा बनाते हैं। बट एट व्हाट प्राइस? ये प्राइसिंग आप देखोगे इंडिया में कुछ 3,34,990 की प्राइस पर 3,35,000 के ऊपर लॉन्च हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि बहुत हाईली वीडियोग्राफी करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपका वीडियोग्राफी का क्राइटेरिया और आपका इतना बजट नहीं है, तो आप आज भी 3 साल पुराना पैनासोनिक का GH5 कंसीडर कर सकते हो। GH5 GH5S वो आपको मिल जाएगा 1,05,000 रुपये के अंदर ही, और वहाँ पर भी आपको इंटरनली 10 बिट 422 मिलता है। ये सारी वीडियो कैपेबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो लेकिन आप पैसा कितना बचा रहे हो उसी पैसे के अंदर? बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको मैनुअली ही शूट करना है थोड़ा, क्योंकि मैनुअल फोकसिंग ज़्यादा बेटर है। और वैसे वीडियो दोस्तों मैनुअल ही शूट करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा वीडियोग्राफर बनना है। वहाँ पर आप एक HDMI आउटपुट अपने लिए ऑटोमोस निंजा ले सकते हो, बट आप सारा सेटअप जो है आधे पैसे में बना लोगे जो आप सोनी पे खर्च कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इंटेलिजेंटली सोचना है कि आपका आइडियल कैमरा आपके लिए क्या होना चाहिए, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और बात करें हम थोड़े नए कैमरास की, तो दोस्तों अभी आप देखोगे कि पैनासोनिक का S5 रिलीज़ हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड कैमरा दोस्तों। तो वो वीडियोज़ के लिए और आपकी फोटोग्राफी के लिए दोनों के लिए अच्छा है। हालांकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया उन्होंने ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज़ को लेके, बट अगेन द कैमरा इज़ गुड, राइटली प्राइस्ड है। सोनी का A7C अभी नया रिलीज़ हुआ है दोस्तों, जो कि नया बिल्कुल A7 III की थोड़ा सा बेटर है उससे, और उसके अंदर भी आप जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों आप अच्छे से कर पाओगे। अब वहाँ पे वीडियो के फीचर्स हैं वो थोड़े लिमिटेड हैं, बट उन्होंने कलर साइंस पूरा चेंज किया है। तो ये कुछ नए कैमराज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिलहाल अभी 2020 में रिलीज़ हुए हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, दो कैमरा को मैं बताना भूल गया, कैनन का R5 और R6। अब R5 है वो कैमरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसके लिए? जो कि फोटोग्राफी करते हैं। अब उस कैमरा को जब मार्केट में बेचा गया तो ये कह के बेचा गया कि यू कैन शूट 8K। अब प्रैक्टिकली देखोगे तो उसमें 8K शूट करना थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लगता है मुझे। आप कर सकते हो, बट वो 5-10 मिनट के अंदर जो है ओवरहीट हो जाता है, और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद आप उसको दोबारा जो है दोबारा उसका फर्मवेयर अपग्रेड आया, बट उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन आपको इतना वेट करना पड़ेगा। सो प्रैक्टिकली 8K के लिए आपके पास में जो आपका वीडियो एडिटिंग सेटअप है वो भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, तो वो भी आपकी कॉस्टिंग जो है वो लाखों में आ जाती है। तो आपको इन चीज़ों को देखना है, खाली कैमरा नहीं है, उसके साथ आपका वीडियो एडिटिंग सेटअप क्या है उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो लेकिन फोटोग्राफी के लिए इट्स अ ब्रिलियंट कैमरा दोस्तों, बट मैं वही बोलूँगा बिकॉज 45 मेगापिक्सल है तो लो लाइट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वीडियोज़ के अंदर। अगेन यू कैन शूट वीडियोज़ ऑन दैट, अगर आपका छोटा मोटा काम वीडियोज़ का है आप इस पर कर पाओगे। 4K आपको 120 मिलता है इसमें, एज गुड एज A7 III, बट A7 III में ओनली 12 मेगापिक्सल है, यहाँ पर 45 मेगापिक्सल। तो A7 III डेफिनेटली लो लाइट में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। R5 जो है कैनन का उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी यूटिलिटी क्या है, आपको किन तरह के फीचर्स की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करें अगर R6 की, तो R6 में आपको 20 मेगापिक्सल मिल रहे हैं, फेयर इनफ फोटोग्राफी का काम हो जाएगा, प्लस वीडियो कैपेबिलिटीज़ भी आपको इसमें अच्छी खासी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी नहीं लेकिन आपको एक बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की वीडियो कैपेबिलिटीज़ इसमें मिल जाती हैं। तो अगर आप दोनों तरीके का काम करते हैं तो R6 आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा आज की डेट के अंदर। अगेन दोस्तों, आइडियल कैमरा जैसा कि मैंने कहा कोई होता नहीं है, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। ये नए मॉडल्स मैंने बता दिए जो भी 2020 में रिलीज़ हुए हैं लास्ट कुछ 4-5 महीनों के अंदर, तो इन कैमरा को आप कंसीडर कर सकते हैं। और आपको सारे फीचर्स को आप अच्छे से पढ़िए, चाहे उनके फ़ोटोज़ के फीचर हों, वीडियोज़ के फीचर हों, फिर आप ये सोचिए कि आपको किस तरह के फीचर्स की ज़रूरत है आपको अपनी फ़ोटोग्राफी में।
तब जाके आप अपने कैमरा को सेलेक्ट कीजिए और आपको आई एम वेरी श्योर कि आपको एक सही डिसीजन लेने में जो है आपको हेल्प मिलेगी और आप एक अच्छा कैमरा खरीदने में कामयाब होंगे दोस्तों। तो अब आज मैं वीडियो को यही कह के समाप्त करूंगा दोस्तों कि भाई हमको देखा देखी में नहीं जाना है, हमको शो ऑफ में नहीं जाना है, हमको लेटेस्ट में नहीं जाना है, हमको जो है दिखावे में नहीं जाना है। हमको जाना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए जिससे हमारी फोटोग्राफी की स्किल्स अच्छे हों और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी स्किल्स को बढ़ाने में हेल्प करते हो। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि खाली कैमरा ही नहीं होता, कैमरा के साथ साथ हमें लेंसेज खरीदने होते हैं, उसके साथ बहुत सारी एक्सेसरीज खरीदनी होती है, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आपको लैपटॉप है, आपका सॉफ्टवेयर है, आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है छोटे छोटे एक्सेसरीज होती हैं जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करना होता है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है जब आप कोई भी कैमरा बॉडी खरीदें। लास्ट में ये कहना चाहूँगा दोस्तों, कैमरा इंपॉर्टेंट है बट उससे इंपॉर्टेंट है आपके लेंसेज, तो आप लेंसेज का भी एक अच्छा बजट लेके चलिए। उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा सा कैमरा खरीदने की गाइड थोड़ी सी मिली होगी मेरी तरफ से, जो मुझे समझ में आया। आज संडे है तो मैं आज बैठ के वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, आज स्टूडियो नहीं गया, बट यही सोच के कि आज इसके बारे में आपसे बात करूं और आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं कैमरा खरीदने को लेके। उम्मीद है आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।